उन्होंने जानना चाहा कि डॉक्टर परमार साहब, ये हिमाचल में क्यों इतना शोर हो रहा है, क्यों हल्ला गुल्ला हो रहा है, अशांति क्यों फैल रही है। इंदिरा गांधी ने तुरंत प्रभाव से कहा कि आपको फुल फ्लैश स्टेट मिल जाएगी और मैं शिमला खुद आऊंगी। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 28-29 साल थी। श्रीमती इंदिरा गांधी अपना स्पीच दे रही थी, उसी दौरान बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी कि शायद इस समय भगवान भी हम पर खुश हो रहा है या मेहरबान हो रहा है जो इस मौके पर बर्फ़ गिर रही है। सारे हिमाचल प्रदेश के लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ पर फुल फ्लैश स्टेट बननी चाहिए। ये काम करते थे, बोलते नहीं थे, लेकिन अब के जो नेता हैं वो एक ही लारे लपे जाला लगाते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते। ये लोगों के अंदर ऐसी भागदौड़ मची हुई है कि मेरे को भी मिनिस्टर बनाओ, मेरे को भी मिनिस्टर बनाओ, मुख्यमंत्री की ना करवा देते हैं। अर्की से कुनिहार के 4 पढ़े हुए हरिदास ठाकुर थे, वो भी डॉक्टर परमार के साथी थे और लिख देते थे, देख लिया हरिदास, डू इट। वाकई श्रीमती इंदिरा गांधी उन दिनों प्रधानमंत्री वो खुली जीप में अपना यहाँ आई थी और उन्होंने जो गार्ड ऑफ ऑनर है उसी खुली जीप में लिया था। वक्त एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू नाम मंगवाए जाते थे, इंटरव्यू होता था और सिलेक्शन हो जाती कि उनको नौकरी भी मिलती थी, इवन सरकारी मकान भी मिल जाता था, ऐसा तो याद है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारा कॉफ़ी हाउस है ये शिमला की शान है। एक नहीं कई फिल्मों की शूटिंगें हमारे सामने हुई भी हैं। एक थी अपना बनारसी बाबू। हमको ये शब्द जो है आपके सामने नहीं कहने चाहिए कि हमारी जो माँ है, माँ को लोगों ने छोड़ दिया। यही कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे बुद्धिमान आदमी थे और साधारण व्यक्ति थे। काम करते थे, काम करना जानते थे, काम लेना जानते थे। डॉक्टर परमार की वजह से आज हम हिमाचल वासी हैं, लकड़चोर। शांता कुमार तो एक बड़े ऑनेस्ट आदमी थे, राजा वीरभद्र सिंह जी। ऐसे सीनियर आदमी, ऐसे मैच्योर्ड आदमी, इंटेलिजेंट आदमी। छोटा शिमला में हम देखते थे कि ये दूध भी बेचते थे, अखबार भी बेचते थे, घर घर जाते थे। हिंदुस्तान में पहली JCC पेंशनर की उन्हीं के टाइम में हुई और उन्होंने हमें अपना 65, 70 और 75 में की उम्र में 5, 10, 15 दिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान, जो यूं तो कई क्षणों का साक्षी बन चुका है, परंतु एक क्षण ऐसा है जिसको लेकर हर हिमाचल वासी अपने ऊपर गर्व महसूस करता है। वो क्षण है 25 जनवरी 1971 का, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ऐतिहासिक रिज मैदान पर पहुंची थी और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों को संबोधित किया था कि आपको और आपके प्रांत को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा के लिए हमारे साथ हरिचंद गुप्ता जी हैं और साथ ही अनिल जसवाल जी हैं। इनसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि 25 जनवरी 1971 को और क्या क्या हुआ था, किस तरह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पर पहुँची थी और ऐसी क्या वजह थी कि उनको हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा देना ही पड़ा था। हमारे साथ हरिचंद गुप्ता जी हैं। आपसे पहला सवाल, कहा जाता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यहाँ पर खुली जीप में आई थी। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा तब आपकी उम्र कितनी थी और आपको उस कार्यक्रम की कौन कौन सी स्मृतियाँ हैं जो आपको आज भी याद आती हैं? तो डॉक्टर परमार एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, सर्वोपरि जिनको कह सकते हैं, और बड़ा सादापन उनके अंदर था। वो यहाँ से दिल्ली चले गए और माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से, प्रधानमंत्री थी वो, उनसे उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने जानना चाहा कि डॉक्टर परमार साहब, ये हिमाचल में क्यों इतना शोर हो रहा है, क्यों हल्ला गुल्ला हो रहा है, अशांति क्यों फैल रही है, इस चीज़ का कारण बताइए। तो डॉक्टर परमार के कहने पर परमार ने उनको आमंत्रित किया और वहाँ पर बात करके आए कि हमारे जो हिमाचल के लोग हैं वो इस वक्त कहते हैं कि हमारी फुल फ्लैश स्टेट बन जानी चाहिए। उसके लिए मैं सारी हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमें फुल फ्लैश स्टेट दे दीजिए।
इंदिरा गांधी ने तुरंत प्रभाव से कहा कि आपको फुल फ्लैश स्टेट मिल जाएगी और मैं शिमला खुद आऊँगी। 25 तारीख को जनवरी की बात थी ये, तो प्रधानमंत्री थी, वो दिल्ली से यहाँ आई, हेलीपैड से नीचे अनाडेल से ऊपर तक गाड़ी में माल रोड तक आई और यहाँ पर रिज मैदान में उन्होंने रैली को अटेंड किया। और डॉक्टर परमार ने यही रिक्वेस्ट की कि हमारा यहाँ पर फुल फ्लैश स्टेट बन जानी चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उनकी बात को और हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता की आवाज़ को सुना और तुरंत प्रभाव से कहा कि यहाँ हिमाचल जो है वो फुल फ्लैश स्टेट बनाई जाती है। और बहुत स्वागत हुआ, बहुत खुशियाँ मनाई, दिवालियाँ मनाई गई और लोग भी हैरान हुए इस बात के लिए, क्योंकि डॉक्टर परमार बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। उन्होंने जानते थे कि भाई मैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पास पावर्स है, जो मेरे कर्मचारी है, मुलाजिम हैं, उनको जो कुछ देना होगा उसकी पावर मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ, मैं दे दूँगा। लेकिन इस बहाने से उन्होंने जो आवाज़ पहुँचाई इंदिरा गांधी जी तक, उसके बहाने जो है यहाँ को फुल फ्लैश स्टेट मिली। और दूसरे दिन डॉक्टर परमार ने अनाउंस कर दिया कि जो आपकी मांगे हैं वो स्वीकृत की जाती है। गुप्ता जी, आपसे मैं एक और सवाल पूछूंगा। आपकी तब उम्र कितनी थी और आप कहां पर खड़े थे जहां से आपने प्रधानमंत्री को खुद अपनी आंखों से देखा था? मैं स्कैंडल पॉइंट के ऊपर खड़ा था। जो भी कोई वीआईपी आता है स्कैंडल पॉइंट के ऊपर सब लोग पहले देखते हैं, उसके बाद रिज पर आ जाते हैं। उम्र कितनी थी आपकी तब? उस वक्त मेरी उम्र लगभग 28-29 साल थी। 28-29 साल की उम्र थी, यंग थे हम। अभी शादी भी नहीं हुई थी, शादी में 30 साल की उम्र में हुई है, इसलिए लेट हुई है कि सेवा भाव था, परिवार को ऊपर उठाना था। मैंने कहा वो चीज़ें सब बाद में हैं, पहले परिवार को उठाओ, लोगों की सेवा करो, बाकी कार्य जिंदगी के चलते रहेंगे। गुप्ता जी, आपने कर्मचारियों का जिक्र किया, उस सवाल पर भी मैं आऊँगा। पहले अनिल जायसवाल जी, आपसे भी एक सवाल लूँगा। आपकी तो उम्र उस वक्त शायद 11-12 साल की रही होगी। कहा जाता है उस वक्त मौसम बड़ा सुहाना हो गया था, जैसे ही इंदिरा गांधी भाषण देने लगी थी। किस तरह का मौसम था और आपको कुछ शब्द याद हैं जो इंदिरा गांधी ने कहे थे उस दौरान? हाँ, उन दिनों मैं बच्चा ही था, तो हम यूएस क्लब में रहते थे और डैडी ने बताया था कि कल अपना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रिज मैदान पे आ रही हैं। तो हम भी अपना घर से दौड़ के आए और फिर अपना उनकी स्पीच सुनी। लेकिन उस दौरान इतना याद है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी अपना स्पीच दे रही थी, उसी दौरान बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी। तो इंदिरा गांधी जी के ये अपने शब्द थे कि शायद इस समय भगवान भी हम पर खुश हो रहा है या मेहरबान हो रहा है, जो इस मौके पर बर्फ़ गिर रही है। और ये स्मृति आपको याद है? हाँ, आज भी? ये स्मृति आज भी याद है। गुप्ता जी, आपने कर्मचारियों का जिक्र किया था, क्या ये बात सच है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राजत्व का दर्जा दिलवाने के लिए जितना वाईएस परमार का हाथ था, उतनी ही उसके पीछे जो कर्मचारियों की वो जो स्ट्राइक्स उस दौरान चल रही थी, वो भी उतनी ही हिस्सेदार हैं इस क्षण के लिए? क्योंकि अगर कर्मचारी उस दौरान विरोध ना जता रहे होते सरकार का, तो शायद पूर्ण राजत्व की घोषणा भी ना होती, ना ही परमार दिल्ली जाते। कुछ इस बात में सच्चाई है? कर्मचारी अपनी तरफ से बिल्कुल सच्चे थे कि उनकी बात को माना जाए, लेकिन डॉक्टर परमार के दिल में कैसे था, क्या बुद्धिमत्ता थी, वो सामने आई। उनके बहाने डॉक्टर परमार के जी ने आवाज़ उठा दी कि सारे हिमाचल प्रदेश के लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि वहाँ पर फुल फ्लैश स्टेट बननी चाहिए। और उसके कर्मचारियों के बहाने उसके कर्मचारी भी यानी उनका भी धन्यवाद करने की बात है कि उन्होंने शोर मचाया और वो शोर कितनी अच्छी जगह पर पहुंच गया। इस बात का आपके सामने उदाहरण है। आज हम 2024 का हिमाचल देखते हैं, हमें सब कुछ दिखता है कि किस तरह से रिज मैदान बदला, आशियाना का कायाकल्प हुआ। जो 25 जनवरी 1971 का शिमला था, या मैं यूं कहूं 25 जनवरी 1971 का हिमाचल था, वो किस तरह का था?
देखिए बात यह है, इंसान का जन्म होता है, बच्चे होते हैं छोटे, आस्ते आस्ते ऊपर को पनपते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होकर के ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। तो जिस वक्त वो पैदा हुए उस वक्त उनको एक कमरा, वो भी कच्ची दीवारों का मिलता था सोने के लिए। एक ही कमरे में 10-10 आदमी परिवार के सोते थे। ऐसी ईमानदारी थी, एकता थी, कभी किसी के अंदर अभिमान ही था कि मेरे को अलग कमरा चाहिए। आज के दिन में हर मेंबर को अलग से मकान चाहिए, अलग से कमरे चाहिए। ऐसा समय बदला है, ये तरक्की हुई है, इसमें तो कोई बात की बात नहीं है। जो आज है दिन, वो कल को अगली जो जनरेशन आएगी वो उसको और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ऐसा होता है या नहीं होता है? अनिल जी, उस दौरान के नेताओं का और वर्तमान के नेताओं में क्या अंतर आप देखते हैं बड़ा? उन दिनों के जो नेता और अब के हैं, पहले जो नेता थे वो स्पष्टवादी होते थे, वो ज़्यादा लारे नहीं लगाते थे। और मुझे भी अभी धुंधली यादें हैं कि अपना ठाकुर करम सिंह जी अपना फाइनेंस मिनिस्टर थे, और अपना सुखराम जी, यानी कि ये काम करते थे, बोलते नहीं थे। लेकिन अब के जो नेता हैं वो एक ही लारे लपे ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं करते। ये गुप्ता जी, एक किस्सा और आता है कि जब वाईएस परमार मुख्यमंत्री थे, उनकी कैबिनेट में 3 ही मंत्री थे। क्या ये बात सच है? कौन कौन? ठीक है, उनकी सोच इतनी मैच्योर थी कि हम हिमाचल प्रदेश में अगर कैबिनेट में जैसे आज 11 मिनिस्टर है, वो जानते थे कि हम 3 आदमी से भी काम चला सकते हैं। आज लोगों के अंदर ऐसी भागदौड़ मची हुई है कि मेरे को भी मिनिस्टर बनाओ, मेरे को भी मिनिस्टर बनाओ। मुख्यमंत्री की ना करवा देते हैं, शिकवे उगेले करते हैं कि मेरे को मंत्री नहीं बनाया, मेरे को मंत्री नहीं बनाया। बढ़ोतरी होती जा रही है। उससे एक बात की तो कमी नज़र आती है कि हमारी जो कंडीशन है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, लोगों को इतनी मांगें बढ़ गई भी है कि सरकार के पास फाइनेंशियल कमी तो नज़र आती है। आपको मंत्रियों के नाम याद हैं उस दौरान? कौन कौन मंत्री थे जो परमार के साथ रहते भी थे, वाईएस परमार जी के साथ? उस वक्त ठाकुर करम सिंह जी होते थे। रोहड़ू से कोई पदम देव और सोलन की तरफ से कोई हरिदास भी क्या मंत्रालय का हिस्सा थे? अर्की से कुनिहार के 4 पड़े हुए हरिदास ठाकुर थे, वो भी डॉक्टर परमार के साथी थे, और वो भी कुर्ता पजामा पहन करके जैकेट पहन के चलते थे। ये वही हरिदास थे जो फाइलों के ऊपर लिखते थे, मान गए हरिदास, ना माने हरिदास? वो 5 क्लास पढ़े हुए थे, उन्होंने जबानी हुक्म कर देना कि यह करके लाओ। वो ये नहीं कहते थे कि वो जो आगे से अफसर लोग कहेंगे वो मैंने मानना है, नहीं, उनकी बात सुनते थे, अपना फैसला देते थे और लिख देते थे, देख लिया हरिदास, डू इट। हमने अपने आप देखा है, और मेरे साथ तो उनकी बड़ी मित्रता थी। कोई किस्सा जो आपको याद हो? हैं? कोई किस्सा जो आपको याद हो? मुझे याद है, उनको कुछ थोड़ी सी यानी शारीरिक कष्ट हो गया था, तो मैं मास्टर रूप सिंह चौहान होते थे रेणुका के, जहाँ से डॉक्टर परमार मंत्री रह लिए, उनके साथ में लगा था, और वो रूप सिंह और हरिदास जी बड़े मित्र थे। तो मैंने उनको कोई आयुर्वेदिक की दवाई बता दी, और उस दवाई से उनको फ़ायदा हो गया और बड़ा आनंद हो गया। वो मेरे तो बिल्कुल ही ऐसे साथी बन गए, इतना प्यार उनका मेरे को मिल गया कि हर जगह मेरी इज्जत करते थे। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं इंदिरा गांधी जब अन्नाडेल से रिज मैदान की तरफ आई थी, खुली जीप में उन्होंने दौरा किया था, शायद लोगों से मिल भी रही थी। क्या इस बात में सच्चाई है? देखो, ये है कि खुली जीप में तो आई थी, और मुझे थोड़ा अच्छी उसमें याद है कि जब इंदिरा गांधी आई तो सीटीओ चौक से लेके अपना स्कैंडल पॉइंट तक सड़क के दोनों तरफ बहुत लोग खड़े थे, और वो सारे अपना इंदिरा गांधी को अपना जयकार कर रहे थे। और वाकई
श्रीमती इंदिरा गांधी उन दिनों प्रधानमंत्री, वो खुली जीप में अपना यहाँ आई थी और उन्होंने जो गार्ड ऑफ ऑनर है उसी खुली जीप में लिया था। एक और किस्सा आता है कि जब इंदिरा गांधी यहाँ से वापस गई थी पूर्ण राज्यत्व की घोषणा करने के बाद, तो उन्होंने कॉफी हाउस के पास कॉफी का भी आनंद लिया था। क्या ये बात सच है? मुझे ऐसी याद आती कि लिया था, और ऐसे और भी सेंटर के मिनिस्टर आए और उन्होंने कॉफ़ी हाउस के पास जरूर गाड़ी खड़ी की और अंदर जाते, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी की हो। कॉफ़ी हाउस एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर है और हमारे मुलाजिम लोग सब लोग कॉफ़ी हाउस में जा कर के आपस में आदान प्रदान करते हैं। वो एक ऐसी याददाश्त की जगह बन गई भी है। आप आजकल देखते होंगे कि नौकरियों के लिए बड़ा संघर्ष होता है। युवा अक्सर सरकारों का भी विरोध करते हैं, हमें नौकरी मिल नहीं रही है। जब आप कभी नौकरी लगे होंगे, सुनने में तो ये आता है कि उस दौरान नौकरी तो व्यक्ति चला चला ही लग जाता था। किसी को कह दिया कि मुझे नौकरी लगा दीजिए, सरकारी विभाग में नौकरी लग जाती थी। कि ऐसा होता था? बिल्कुल ऐसा होता था। उस वक्त एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू नाम मंगवाए जाते थे, इंटरव्यू होता था और सिलेक्शन हो जाती थी। इंटरव्यू तो जरूर होता था, सिलेक्शन भी हो जाती थी। जो आज नहीं लगे वो 6 महीने के बाद लगे, साल के बाद लग जाते थे। ऐसा तो कुछ नहीं है। और एक बात अप्रिशिएट करनी जरूर है कि हम बुजुर्गों को कैसे भूलें कि जो उन्होंने आज इस हिंदुस्तान को, अपने प्रदेश को, अपने घरों को इतने ऊंचे स्थान पर अपनी जनरेशन को ले गए हैं, तो उनको कैसे भूलना है। उन्होंने जो घर बनाए हैं, ये जो नए लोग अब आए हैं, ये तो सिर्फ इन्होंने मेंटेन करना है। ये भी अब काम कर रहे हैं, देखेंगे क्या नए काम करते हैं। लेकिन जो उन्होंने चीज़ बनाई थी वो तो सामने नजर आती है, उनको क्यों भुलाया जाएगा। क्या आपको भी कुछ नौकरियों का किस्सा याद है? उस दौरान नौकरियां कैसे लग? लेकिन मुझे भी अपने उसमें याद है कि मैंने भी जब अपना मैट्रिक की और डॉक्यूमेंट का डिप्लोमा किया तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमने अपना नाम दर्ज कराया था। तो उसी के थ्रू हमें अपना इंटरव्यू कॉल आया था और वहाँ मेरी 2-3 डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुई थी। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अब बाय नेम बोलूँगा तो फिर मेरे पे उंगली उठेगी। लेकिन ये कि कई अपना जहाँ जाते थे और अपने इलाके के लोगों को कहते जाते थे और उनको नौकरी मिलती है। और ये मेरा आपको और या सभी को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि उनको नौकरी भी मिलती थी, इवन सरकारी मकान भी मिल जाता था। ऐसा तो याद है। और एक बात मैं जो हमारा शिमला का कॉफ़ी हाउस है, ये लगभग पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ कॉफ़ी का टेस्ट लिया है, इंदिरा गांधी ने भी, और पीछे अपना जब नरेंद्र मोदी भी आए थे वो भी वहाँ कॉफ़ी हाउस हुए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारा कॉफ़ी हाउस है ये शिमला की शान है। दूसरा, जो जैसे आप बोल रहे थे रिज के बारे में, 1971 या 75 के टाइम में रिज बहुत अच्छा था। तब से अब तक यहाँ इतने स्टैचू लग गए। अब सिर्फ स्टैचू देखकर, अब ये जिनके स्टैचू लगे हैं वो तो महान विभूतियाँ रही हैं, लेकिन फिर भी ये कि किसी खुले मैदान में इतने स्टैचू होने मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है। नहीं तो यहाँ शिमला में रिज पर शूटिंगें होती थी, हमने शूटिंगें देखी हैं और भी समर फेस्टिवल खुले होते देखे हैं। लेकिन ये कि जैसी अपना पहले था वैसा अब रिज नहीं है। यहाँ आप कहीं भी नज़र घुमा लो, आपको हर जगह सिर्फ नहीं तो पहले महात्मा गांधी का और एक अपना दौलत सिंह जी का स्टैचू नज़र आता है। लेकिन अब तो मेरे ख्याल अगर गिनती करो तो आपको 5, 7 या 10 के आसपास स्टैचू मिल जाएंगे। आपने शूटिंग का जिक्र किया, आपको क्या अपने ध्यान में किसी मूवी की शूटिंग याद है जो आपके सामने हो रही थी? हाँ, एक नहीं कई फिल्मों की शूटिंगें हमारे सामने हुई भी हैं। एक थी अपना बनारसी बाबू, देवानंद और राखी उसकी थी। उसकी अपना शूटिंग रीज पर भी है और यूएस कप में भी हुई थी। और फिर ये अपना कुदरत फिल्म की, उसमें हेमा मालिनी और राजेश खन्ना। और यहाँ रीज पर डांस की गोविंदा और मीनाक्षी के शादी एक ने, और सुनील दत्त की, और सुनील दत्त, जितेंद्र और ये थे अपना
उम्र कैदी के उसमें शूटिंग में आए थे। हमारे सामने बहुत सी शूटिंग हुई और उन दिनों शिमला का नज़ारा ही कुछ और होता था। जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राजत्व का दर्जा मिल गया था, उसके बाद हिमाचल की राजनीति में भी बहुत सारे परिवर्तन आए, मुख्यमंत्री भी बदले। आपके ध्यान में क्या किन किन मुख्यमंत्रियों की आपको छवि जो बड़े अच्छे से ध्यान हो कि इस मुख्यमंत्री ने हिमाचल की तरक्की के लिए बहुत अच्छा काम किया है? वो तो सर्वविदित है कि डॉक्टर परमार ने बहुत अच्छा काम किया, ठाकुर करम सिंह ने अच्छा काम किया, सुखराम ने भी अच्छा काम किया, पद्म देव जी ने अच्छा काम किया। जो जिस दिन आदमी होता है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अपना नाम जागृत करने के लिए, मैं कुछ करके जाऊं। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है, हमको ये शब्द जो है आपके सामने नहीं कहने चाहिए कि हमारी जो माँ है, माँ को लोगों ने छोड़ दिया। माँ क्या है? जमीन। जितने हमारे युवा है आज जमीन जो है बिल्कुल पड़ी है, उसकी खुदाई नहीं होती है, उसमें अनाज भी लगाया जाता है और क्लेम करते हैं मेरे को नौकरी दो, मेरे को नौकरी दो। एक तरफ से वो भी ठीक है कि अब ज्वार जो है, बंदर है और जंगल में जानवर हैं, वो जो है वो भी अब शहरों में रहने लग गए। वो किसी चीज को पनपने नहीं देते, चाहे सेब का बगीचा हो, चाहे अनाज का हो, चाहे कुछ भी हो। उसकी वजह से सब लोगों ने अपना कार काम छोड़ दिया। वरना वो वक्त था कि अपने हाथों से हिमाचल में हरियाली ही हरियाली रही है। लेकिन आज का वक्त ऐसा आ गया है कि सब लोगों ने जमीन का काम छोड़ दिया है। जमीन जो है माँ है, जब माँ को छोड़ दिया तो फिर कैसे पनपेंगे? मैं आप दोनों से ही एक सवाल लूंगा। आपने उस व्यक्ति को, उस नेता को एक शब्द में पिरोना है कि आपको उस नेता का नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? सबसे पहले मुख्यमंत्री से ही शुरुआत करेंगे, यशवंत सिंह परमार। एक पंक्ति में उनके लिए कुछ कहना हो तो क्या कह सकते हैं उनके बारे में? यही कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे बुद्धिमान आदमी थे और साधारण व्यक्ति थे। काम करना करते थे, काम करना जानते थे, काम लेना जानते थे। वो ईमानदार और हिमाचल निर्माता, उन जैसा नेता जिन्होंने हिमाचल बनाने में इतना संघर्ष किया, मेरे ख्याल से आज तक किसी भी मुख्यमंत्री या किसी उसने उनके स्ट्रगल नहीं किया जितना परमार ने किया। डॉक्टर परमार की वजह से आज हम हिमाचल वासी हैं, नहीं तो पहले उससे हमारा केंद्र शासित होता था। पूर्ण का दर्जा डॉक्टर जसवंत सिंह परमार में लाया है, उसका हिमाचल हमेशा आभारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल के बारे में अगर आपने एक पंक्ति में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? लकड़चोर। ठाकुर रामलाल जी ठीक है, इंटेलिजेंट आदमी बहुत थे, काम करने का उनको बड़ा शौक था। लेकिन कई बार इंसान का जितना पीरियड लिखा हुआ राज करने का उतना ही मिलता है, और वैसा ही उनके साथ हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री उनके बाद बने थे शांता कुमार। शांता कुमार को अगर आपने एक पंक्ति में पिरोना हो तो क्या कहेंगे उनके बारे में? शांता कुमार तो एक बड़े ऑनेस्ट आदमी थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। जो काम होता था उसको कहते थे कर देंगे, जो नहीं होता था उसको ना कर देते थे। आज का दिन ऐसा आ गया हुआ है, सबको लॉलीपॉप देते हैं। इतने पॉलिटिशियन हो गए हुए कि उन्होंने अपना घर बार का जमीन का काम छोड़ दिया, सारे ही पॉलिटिक्स में आके घुस गए। भाई हम उनसे हाथ जोड़ते हैं कि पुनः दोबारा उसी स्थिति को लाओ, उस माँ को याद करो और जमीन में जुड़ जाओ, नौकरी अपने आप हो जाएगी। इतने लोगों ने बाग बगीचे पर लगाए हैं, करोड़ों रुपए की कमाई होती है, तो वो भी तो मेहनत करने वाले हैं। देखो, जो शांता कुमार जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपना देखो ही 9 वर्क 9 पे उन्होंने लागू किया, उसी के देखा देखी पूरी दुनिया में 9 वर्क 9 लागू हुआ। और यानी कि मैं थोड़ा इससे हटके करूँगा कि हिमाचल को मेरे हिसाब से जो 4-5 नेता हैं उनका जो कर्ज है हिमाचल नहीं भूल सकता। डॉक्टर जसवंत सिंह परमार, सुखराम जी और ये अपना शांता कुमार जी और वीरभद्र जी, ये 4-5 नेता ऐसे हैं, इन्होंने हिमाचल के लिए बहुत कुछ किया है। और मुझे कोई ऐसा नेता याद नहीं आता कि जो जिसने हिमाचल के लिए इतना ज़्यादा किया हो। ऐसा भी नहीं है
इन लोगों के बाद राजा वीरभद्र सिंह जी, ऐसे सीनियर आदमी, ऐसे मैच्योर्ड आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, 27 साल मुख्यमंत्री रहे वो। उनके पास जो भी आया कभी उन्होंने काम को इनकार नहीं किया। एकदम से बाबू को बुलाते थे, पीए को बुलाते थे, इसका काम कर दो। अगर किसी को झाड़ दिया तो उसको प्यार भी कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो उनकी बहुत ज़्यादा प्रकृति की शक्ति रही है। देखो, उन जैसा ईमानदार और दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का, क्योंकि मैं भाषा एवं संस्कृति विभाग से रहा हूँ और मेरा पुरातत्व का था, और मंदिरों के प्रति राजा साहब की बहुत आस्था थी, और उन्हीं के जितने वो धार्मिक थे और जितने वो ईमानदार और जितने वो उनकी अपना आईएएस लॉबी पे पकड़, इतनी आज तक मैंने किसी मुख्यमंत्री के उसमें नहीं देखी। उनके बाद मुख्यमंत्री बने थे प्रेम कुमार धूमल। अगर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को आपने एक पंक्ति में पिरोना हो तो क्या कहेंगे? कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनकी मुझे एक स्मृतियाँ कोई इतनी याद नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा हिमाचल के लिए स्पेशल या अलग हटके किया हो। क्योंकि जैसे एक ही अपना आप परमार साहब का देख लो या सुखराम जी का देख लो या शांता कुमार जी का देख लो, उनका जो हमारा हिमाचल है वो कर नहीं चुका सकता, लेकिन धूमल जी का मुझे इतना याद नहीं आ। वो प्रोफेसर थे और एजुकेशन में उन्होंने सर्विस की थी, लेक्चर रह लिए, प्रिंसिपल रह लिए, इंटेलिजेंट थे, लेकिन अपने अपने काम करने की सोच होती है। किसी के दिल में है कि मैंने ये काम ज़रूर करना है। आजकल सियासत ऐसी है कि अपने आप को ऊंचा करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, भाई मैं ही ऊंचा रहूं। ऐसा आजकल चाहे बीजेपी के मंत्री हो चाहे कांग्रेस के हो, कोई भी हो। आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री सुक्खू जी हैं। मुझे मालूम है कि छोटा शिमला स्कूल में ये पढ़े और उसके बाद ये इनके जो पिताजी थे वो उद्योग विभाग में सर्विस करते थे, और ये इन्होंने छोटा शिमला में, क्योंकि हमारी उम्र इस वक्त अभी 81 साल की है, छोटा शिमला में हम देखते थे कि ये दूध भी बेचते थे, अखबार भी बेचते थे, घर घर जाते थे, मेहनत करते थे। मेहनत करके ही आज आदमी ऊपर उठता है ना। और इतने वर्ष, क्योंकि पॉलिटिक्स में डिसीजन तो जरूर होते ही हैं। जब 68 आदमी है तो कुछ तो होंगे ही जो कि कहेंगे कि हमारे को क्यों नहीं बना रहे हैं, वो दूरी बना के रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर, उन्होंने भी काम किया, वो भी इंटेलिजेंट रहे, लेकिन अब अपनी सियासत होती है, कैसे डील करते हैं, कैसे उसमें उनको कमी आती है और उससे पीछे रह जाते हैं। ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, तब उन्होंने हिमाचल के लिए जितना उनसे बन पड़ा किया है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने हम पेंशनों के लिए बहुत किया। कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली जेसीसी पेंशनर की उन्हीं के टाइम में हुई, और उन्होंने हमें अपना 65, 70 और 75 में की उम्र में 5, 10, 15 दिया, और मेरे ख्याल से ये हम सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ा उपहार है, और हम इसके लिए अपना जयराम जी को दिल से धन्यवाद देंगे। और बाकी ये कि अपना खुद की सरकार भी ठीक चली है और इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, लेकिन अगर ये कहते अपना सीनियर सिटीजन से पूछें या उनसे जो इनके अच्छे व्यक्तियों से सलाह लें, तो मेरे ख्याल से अभी भी हिमाचल जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है उससे काफ़ी हद तक उबर सकता है। बस इनको अच्छे सलाहकार की जरूरत है। आज 25 जनवरी है, यानी कि पूर्ण राज्यत्व दिवस।
किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पर पहुंचकर टका बेंच से अपने संबोधन में क्या कहा था, इंदिरा गांधी आई कैसे थी, उस वक्त मौसम कैसा था और इंदिरा गांधी ने अपने अभिभाषण में ऐसी कौन सी बातें कही थी जो लोग आज भी याद करते हैं। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।